नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में आपको एलपी टेक्नीशियन 2018 के साइंस हम 10 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के हम आपको साइंस करवा चुके हैं। चलिएगा 10 अगस्त सेकंड शिफ्ट के साइंस आपको हम करवाते हैं। चलिएगा पहला क्वेश्चन, डिस्कशन आपको अच्छी मिलेगी। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। न्यूटन द्वारा गणित निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया था? गणित की किस शाखाओं का न्यूटन ने किया था? न्यूटन ने गणित के कैलकुलस के यानी गणना का आविष्कार किया था। तर्क ज्यामिति के न्यूक्लिड ने किए थे ज्यामिति के। तर्क और बीजगणित के मोहब्बत इल्ले ने किए थे। मोहब्बत इब्ते मूसा ने किए थे। और चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? देखिएगा, तीन गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने। बाकी गति का न्यूटन के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। लेकिन जो व्यंजक दिया था गैलीलियो ने। कौन कौन दिया था? v बराबर u प्लस 80। दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब बताइए, 1/2 है तो बीच में रहना चाहिए, और 2 नीचे है और 1 नीचे है, तो बीच में तो हल्का वाला रहना चाहिए। 1/2 बीच में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ऐसे याद रखिएगा। अब कह रहा कौन का बताता? यू और ए को काट दीजिए। जहाँ मिले वहाँ। यहाँ भी काट दिए यू के, यहाँ भी काट दिए यू के, यहाँ भी काट दिए, ए के काट दिए। अब यहाँ पहिलका से कुछ हो गया। ये हो गया वेग और समय। पहला कुछ बताएगा वेग और समय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा कुछ एस माने दूरी या स्थिति इसको कहिए, और टी समय बताएगा। फिर तीसरा में देखिएगा वी स्क्वायर यानी वेग बताएगा, और एस से स्थिति बताएगा। तीसरा बताएगा वेग और स्थिति, इसको दूरी भी कीजिएगा, स्थिति को दूरी भी कहिएगा और स्थिति भी कह सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, इसको आप भुला जाते होंगे, हम आपको ट्रिक से बताते हैं। इसके साथ साथ का ट्रिक है उससे। ध्वनि की पिच किसके पर निर्भर करता है? पिच मतलब पिच सबसे ज़्यादा महिला की होती है, और पिच की ऐसा मात्रा आवृत्ति होती है, यानी पिच जिसको आप तरत बोलते हैं, हिंदी में तरत बोलते हैं और इंग्लिश में पिच। तरत आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपको बताएंगे कैसे इसको याद करना है। आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। और एक होता है तीव्रता जिसको इंटेंसिटी कहते हैं आप इंग्लिश में। तीव्रता याम पर निर्भर करता है। अभी दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, तो ऐसे याद रखिएगा। ती उल्टा होता है, ती उल्टा होता है। इसके साथ सर ऐसे बताते हैं। ये तरत है तो इसको में ता नहीं है, तो ई वाला में ती उल्टी हो गया। तीव्रता है तो इसको ती इसको में है तो ई में नहीं, तो ती उल्टा होता है, ती उल्टा होता है। यानी तरत के आवृत्ति हो जाएगा, और तीव्रता के पूछता तीव्रता के इंटेंसिटी के तीव्रता के याम हो जाता। याम किसको कहते हैं? महत्तम विस्थापन को याम कहते हैं। और दो सिंगर और गर्तों के बीच की दूरी के तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा संयोजन है किसका? गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh। आपको तो हिंदी में लिख सकते थे, लेकिन आपको याद हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर गतिज हो गया काइनेटिक ऊर्जा, और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। यानी गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा घर्षण कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है, उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? धनायन मतलब पॉजिटिव, धनायन मतलब एनोड, इसको कभी कभी इसको एनोड भी कहेगा। कौन एनोड चार्ज पर होता है, यानी एनोड पॉजिटिव कौन है? तो धनायन दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण एक धन। तो देखिएगा, जिसे अमोनिया है तो अमोनिया का आप NH4OH लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव हो जाएगा इधर वाला, और ये पॉजिटिव हो गया। अमोनिया पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नाइट्रिक के हम जिसे लिखते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, तो ये नेगेटिव की तरफ आ गया, सोडियम पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। कार्बोनेट जिसे हम CaCO3 लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। धातु मतलब जो धातु रहेगा सिर्फ पॉजिटिव होगा, और जो ऋण आयन होगा नेगेटिव मतलब माइनस की तरफ होगा, पीछे होगा, आगे की ओर धनात्मक होगा। जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐसे ना लिखते हैं, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए, OH तो लास्ट में होगा, तो लास्ट वाला माइनस में होता है, आगे वाला प्लस में होता है। तो यानी सब माइनस वाला है, OH हो गया ही, कार्बोनेट CO3 हो गया, नाइट्रिक NO3 हो गया, अमोनियम NH4 हो गया, यानी पॉजिटिव ही हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। अब देखिएगा इसको, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में कितना होता है? कांच में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको भी याद रखिएगा। और म्यू बराबर C/V होता है। म्यू बराबर C/V होता है। C हो गया प्रकाश का वेग, ए हो गया माध्यम का चार्ज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। जब मैग्नीशियम को यानी Mg को जब हम हवा में जलाए जाते हैं, तो हवा में O2 जलाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब पूछेगा कैसा होता है? ये पीला रंग देता है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट तो जान ही करते हैं, MgCO3 का होल ट्वाइस 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3, इसको भी कर सकते हैं, MgNO हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। संक्रमक तत्व क्या होते हैं? संक्रमक तत्व वह तत्व जिसको में 2 बाहरी सेल अधूरे होते हैं। संक्रमक तत्व डी ब्लॉक को कहा जाता है। अंतःसंक्रमक F ब्लॉक को कहा जाता है। और इसमें 2 कक्षा खाली रहता है, कौन कौन? जिसे D9 नहीं D10 होता है, जिसे इसको में आंशिक रूप से D भरा होगा, और S भी आंशिक रूप से भरा होगा, पूरा नहीं भरता है। यानी वह तत्व जिसके 2 कक्षा बाहरी पूर्ण रूप से अधूरे हैं, यानी बाहरी सेल अधूरे होंगे, खाली रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जिसको में 8 को इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा वो अक्रिय गैस हो जाएगा। और धातु के दोनों गण है, छक्का मतलब उपधातु हो जाएगा। इसको देखिए, गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण है, इसको हम रंग दिए। प्रतिबिंबित सतह F हो गया, ये P हो गया, ये C हो गया, ये नहीं इन्फिनिटी हो गया। गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब सतह केंद्र को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के, गोलीय दर्पण के नहीं, गोलीय दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है ये अपनापन, इसका यहीं पर बनेगा। इसका बीच वाला कुछ ही कहेगा, पोल कहेगा, ऑप्शन नंबर ए कहेगा, कहता। लेकिन गोलीय दर्पण के सतह केंद्र को क्या कहेंगे? तो वक्ता केंद्र कहेंगे। बाकी प्रतिबिंबित सतह मतलब जहाँ से सतह टकराती है उसको बात कर रहा है। फोकस तो जान ही करते हैं, सी और पी के बीच वाला फोकस, त्रिज्या इसको बीच की दूरी, पी और एफ के, सी और पी के बीच की दूरी आर हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी आपको लग रहा होगा कम हल्का लग रहा है, क्योंकि आप ग्रुप डी के क्वेश्चन अक्सर पढ़े होंगे तो ये सब हल्का लग रहा होगा। ग्रुप डी के ही जल्दी चालू करने वाला आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ग्रुप डी के चालू कब से करें। यदि घोल में धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए है। देखिए कोई प्रतिस्थापित करेगा, आप ही बताइए, जो प्रतिस्थापित करेगा मतलब कोई के भगाएगा वो रंगदार होगा। तो ए अगर प्रतिस्थापित कर रहा है बी के तो ए रंगदार होगा, मतलब अभिक्रिया ज्यादाशील होगा। रंगदार होगा मतलब आप समझ रहे हैं, अभिक्रियाशील ज़्यादा होगा मतलब टकरा जाएगा, लड़ जाएगा। कौन? जो ज़्यादा जो प्रतिस्थापित करेगा। तो कौन प्रतिस्थापित कर रहा है? ये धातु बी को प्रतिस्थापित कर रहा है, नहीं ये रंगदार है, मतलब बी की तुलना में अधिक क्रियाशील ये धातु है। तो धातु ये है बी की तुलना में अधिक क्रियाशील, जो हटाएगा वो रंगदार यानी प्रतिस्थापित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग के लिए गलत है? देखिएगा कौन हम नहीं कर सकते। एक तत्व के एक परमाणु, जिससे हाइड्रोजन है, इसको एक परमाणु होगा बोलेंगे। एक तत्व के एक मोल, एक तत्व हो, अणु हो, परमाणु हो, घोड़ा हो, हाथी हो, किसी को आप एक मोल बोल सकते हैं। एक यौगिक का एक परमाणु नहीं कर सकता। एक यौगिक के एक अणु होता है, एक यौगिक के सबसे छोटा अणु होता है, और एक यौगिक का एक मोल होता है। यौगिक के भी होता है, तत्व के भी होता है। देखिएगा आपको याद करवाने के ट्रिक बताते हैं। परमाणु के छोटा, परमाणु किसका? तत्व के छोटा कण परमाणु हो गया, और आपको यौगिक के छोटा कण अणु हो जाएगा। आप कैसे याद रखें? छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, यानी तत्व छोटा है तो इसका परमाणु बड़ा हो गया, अणु छोटा है उसका बड़ा हो जाएगा। इसके सर का ट्रिक है कि छोटका के बड़का और बड़का के छोटका होगा। आप ऐसे याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह करते हैं? मतलब विचार, इंटेलिजेंसी, सोचना, ये सब किसको में होता है? तो ये होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के ही कौन में? सेरेब्रम में, मतलब प्रमस्तिष्क में ये सोचने और समझने की इसको में होती है। सेरिबेलम शरीर के संतुलन के लिए ये सेरिबेलम होता है। और अनुमस्तिष्क हिंड ब्रेन में मेडुला पाया जाता है, जो ऐच्छिक क्रिया के लिए होता है। अब मध्य में आँख के यानी दृष्टि के लिए ये मध्य मस्तिष्क होता है। चलेगा। और सेरिबेलम है जो पौंड यानी छोटा मस्तिष्क है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्र धातु जैसे हम पीतल लिए तो तांबा और जिंक हो जाएगा। तांबा और जिंक हो जाएगा। इसको में क्या अलग अलग आपको दिखाई देता कि जिंक किधर है और कॉपर किधर है? तो ये ठोस विलयन है। ये ठोस विलयन, ये ठोस में होता है, ठोस विलयन हो जाएगा। पायस हो गया, दूध हो गया, पेंट हो गया। कोलाइडी विलयन, जैसे कोलाइडी विलयन में आपको हो जाएगा, कोलाइडी विलयन में इसको आप कह सकते हैं धुआं कोची में है, गैस में ठोस है, धुआं हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपको हम समझा रहे हैं। अगर आप ऑक्सीकरण पढ़े हैं तो अच्छा समझिएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं समझ पाइएगा। अब हमको नहीं बोलिएगा, आप जाके पढ़िए। इसके हिसाब सर का यूट्यूब पर है अभिक्रियाशील ऑक्सीकरण अपकरण, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिएगा जब हाइड्रोजन के बात करें, हाइड्रोजन के
निकालना हो तो उसको पहले हम मान लेते हैं। अगर ऐसे हो तो -1 तो मान ही लेते हैं, और जब दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो तो ऑक्सीजन के निकालते हैं, जिससे हाइड्रोजन के कितना हो जाएगा 1 होता है संयोजकता, तो 1 गुने 2 हो गया तो 2 हो गया, और ये 2x हो जाएगा, यानी 2 बराबर 2x हो गया। एक मतलब एगो प्लस हो गया और एक ई माइनस में आ जाएगा। क्लोरीन जब कोई अकेले हो तो 0 होता है, ये -1 हो गया क्लोरीन, ये +1 हो जाएगा। ऑक्सीजन अकेले है तो यहाँ पर ही हो जाएगा 0। जब कोई अकेले हो तो आपको माइनस लेना है। तो देखिए अब कह रहा है इसको में क्या रूप से कार्य कर रहा है, देखिएगा इसको में -O2 था से प्लस हो गया, तो इसको में क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। मतलब ये हाइड्रोजन था यहाँ पर H2, और उसको बाद यहाँ 1 से 0 हो गया, 1 से 0 हो गया, 1 से यहाँ 0 हो गया, तो इसको में कुछ हो जाएगा 1 होता है। आपको बता दें ऑक्सीकरण और 1 होता है उपचयन। ये दोनों एक ही होता है, उपचयन और ऑक्सीकरण। और अवकरण और ऑक्सीकारक कहेगा तो 1 हो जाएगा। इसको में हाइड्रोजन के जुटना और O2 को हटना हो जाएगा, और इसको में O2 के जुटना और हाइड्रोजन को हटना हो जाएगा। अब आप इसको बताइए इसको में क्या हो रहा है, इसको में तो घट रहा है, तो कुछ हो जाएगा, एक अपचायक हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको न समझ में आया हो तो आप जाके वीडियो ऑक्सीकरण अपकरण देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। महासागरों में मौजूद शैवाल के विशाल मात्रा किसके अंतरहीन होता है। देखिए महासागरों में शैवाल की विशाल, तो शैवाल कुछ है घास है, और घास के कारण कुछ होगा मीथेन होगा, सीधा बात मीथेन उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको में और कोई ऑप्शन है ये ना वैसा। इसको देखिए निम्नलिखित में कौन सा जीव पूर्ण जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। पूर्ण जनन कहता यानी रीजनरेशन, यानी खाली पूर्ण जनन कहता तो प्लेनेरिया हो जाता, लेकिन दोनों से कहेगा तो हाइड्रा, और हाइड्रा स्पेशल मुकुलन भी कहता तो हाइड्रा होता, और रीजनरेशन और मुकुलन दोनों कहेगा फिर भी हाइड्रा होगा। और मुकुलन कौन करता है, ईस्ट भी करता है, ईस्ट मुकुलन से भी वो करेगा, और हाइड्रा भी मुकुलन से करेगा। और पूर्ण जनन और मुकुलन से हाइड्रा करेगा, और मुकुलन भी हाइड्रा करता है, पूर्ण जनन भी करता है, हाइड्रा करता है। और प्लेनेरिया खाली रीजनरेशन करता है, खाली रीजनरेशन रहता है प्लेनेरिया, अब मुकुलन रहता तो हाइड्रा। अब पूर्ण जनन मुकुलन है फिर भी हाइड्रे होगा, अब प्लाज्मोडियम हो जाएगा ये जीवाणु। इसको में बहुविखंडन होगा प्लाज्मोडियम में। और खमीर यानी ईस्ट हो गया, ईस्ट भी मुकुलन विधि से, ये भी मुकुलन विधि से करता है प्रजनन। चलेगा नहीं सर। ये सब कौन सा अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन किसको कहते हैं, जिसको मैं अकेले अपना प्रजनन कर सके। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए अभी इसको थोड़ा सा मोनेटाइज में आपको बताएंगे कि अच्छा थोड़ा सा लेवल में बताएंगे। एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो देखिएगा आपका बॉर्डर लाइन तत्व किसको कहते हैं, उपधातु के। उपधातु को बॉर्डर लाइन कहते हैं। काहे कि इधर में है, अब इधर में धातु देखिएगा, और इधर में धातु, अब बीच में उपधातु है, तो ये बॉर्डर लाइन हो गया। ये कितनी है, 7 गो है। उपधातु कितनी है, 7 गो। कौन कौन, ब्रोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टुलेनियम है, और पियोपोलोनियम भी है। 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया। अब आपको
इसको में बिस्मत नहीं है, सिलिकॉन भी आ गया, पोलोनियम भी आ गया, सिलिकॉन भी आ गया, बिस्मत नहीं होगा, बिस्मत नहीं होता। आपको पूछता है अभी वर्तमान में क्या पूछ रहा है कि कौन वर्ग में कि कौन आवर्त में कितने उपधातु है, तो आप याद रखिए पहला में, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा, सतमा। तो 0 पहलका में 1 1, दूसरा तीसरा में, चौथा में 2, पांचवा में 2, छठा में 1 और सतवां में नहीं है। एक मतलब अब याद रखिए 0 21 22 1, 0 21 22 1 याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखिए, यौन प्रजनन मतलब सेक्सुअल प्रजनन मतलब लैंगिक प्रजनन में माता पिता की योगदान होती है। तो सेक्सुअल में इसको में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री में एक कोशिका 2 अलग अलग में टूट जाता है, मतलब अपने जीन का आधा हिस्सा लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और समसूत्री कायिक होता है, समसूत्री मतलब जिसे घाव पूछेगा कि घाव भरने में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री में एक कोशिका 2 बराबर में टूटता है, मतलब जैसे 2 गो था तो 2 गो रह जाएगा, फिर भी 2 गो रहेगा, और इसको में 2 गो है यहाँ पड़ी तो ये एक का गो में टूटेगा। अर्धसूत्री आधा ये समान में टूटता है समसूत्री विभाजन। पूछा घाव भरने में कौन सा, समसूत्री। कायिक कोशिका किसको कहते हैं, समसूत्री को। अर्धसूत्री सेक्सुअल में मतलब शुक्राणु अंडाणु, जैसे जनन में कौन सा होगा, तो आप बताइएगा कुछ। अर्धसूत्री विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक 2 आवेशों कणों के बीच प्रतिकर्षण आकर्षण के बीच बल का नियंत्रण करने का नियम दिया था, मतलब आवेश के संबंधित कौन था, चार्ल्स कूलॉम ने दिया था। कुछ दिया था F बराबर आवेश बराबर Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर 1/4 पाई एक्सलेट नोट 4 पाई एक्सलेट नोट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर दिया था कूलॉम के नियम। फेराडे ने जनरेटर सिद्धांत किसको पढ़ा है, फेराडे के। आर्किमिडीज के डूबने के बाद मैंने तैरने डूबने के बाद क्या है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत हो जाएगा। चलिए अब खत्म हो गया, आप इसको देखिए। नहीं, एक और क्वेश्चन है, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है। पुरुष के प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, मतलब प्राथमिक देखिएगा ये हो गया वृषण यानी टेस्टिस। इसको से जब शुक्राणु किडनी के पास जाएगा और वहाँ से ये पेनिसिलिन ये हो गया मूत्राशय, मतलब टेस्टिस से यानी वृषण से जब शुक्राणु जाएगा उसे वृषण में उत्पन्न होगा, तब प्राथमिक योग हो गया वृषण। और बास डिफरेंस जिसको में शुक्राणु जाता है, ये बास डिफरेंस हो गया, और ये मूत्राशय में दोनों मिलता है। तो पूछेगा आपको से कि शुक्राणु और मूत्र जाने की कितनी रास्ता होती है, तो एक ही होती है, क्योंकि यहाँ पर मिल जाता है मूत्राशय के पास और दोनों एक ही रास्ता से निकलता है। चलिएगा आप इसको देखिए, कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्या आपका इसको में संशोधन करना चाहिए आप बताइए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।